द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि जो फ्रांस था वो 3 स्टेट्स में डिवाइड था और जो टैक्सेस थे वो पहले 2 जो स्टेट थे वो लगाते थे और ओनली जो थर्ड स्टेट था वो टैक्स पे करता था। तो यहाँ पर फ्रांस में 2 टाइप्स के टैक्स लगाए जाते थे, एक का नाम टाइद होता था और एक टाइल होता था। जो टाइद होता था वो टैक्स होता था जो किसको पेड किया जाता था, सिर्फ चर्च को और फार्मर्स के द्वारा ये पेड किया जाता था। और ये जो पूरी फसल का 10th पार्ट होता था, यानी कि फसल का 10वां हिस्सा किसानों को चर्च को देना होता था। आगे था टाइल जो टैक्स था वो राजा जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी, डेली यूज़ की चीज़ें, उन पर लगाता था, जैसे नमक हो गया, तंबाकू हो गया, तो इन पर राजा टैक्स लगाता था और ये टैक्स डायरेक्टली राजा को ही पेड करना पड़ता था। और ये जो टैक्स थे वो सिर्फ थर्ड स्टेट ही पे करता था, फर्स्ट और सेकंड नहीं। यानी कि जो टाइल टैक्स था वो फर्स्ट स्टेट को पेड करना पड़ता था और जो टाइल टैक्स था वो राजा को पे करना पड़ता था। और किसके द्वारा पे करना पड़ता था? ओनली थर्ड स्टेट के, क्योंकि जो बाकी जो जैसे ये चर्च के जो क्लर्जी थे वो अपने आप को तो ये मानते थे कि हम टैक्स ले सकते हैं लेकिन हम देंगे नहीं, क्योंकि हमें ये बर्थ राइट है कि हम टैक्स लेंगे लेकिन देंगे नहीं। तो आगे आता है फ्रांस में द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी कि जीने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था फ्रांस के लोगों को। एक्चुअली 1715 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी और जो बढ़कर 1789 में 28 मिलियन हो गई। तो जो इसकी वजह से क्या हुआ, जो पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड बढ़ गई किसकी? फूड ग्रेन की, लेकिन जो प्रोडक्शन था और जो मजदूरी थी वो नहीं बढ़ी। तो इसकी वजह से जो पुअर लोग थे और रिच लोग थे उनके बीच में जो गैप था वो बढ़ता गया और सिचुएशन उस टाइम और भी बुरी हो गई जब उस टाइम जो फसल थी वो बहुत बुरी पैदा हुई, यानी कि उस टाइम फसल अच्छी नहीं हुई। और इस सारी सिचुएशन ने फ्रांस में क्या पैदा कर दिया? सबसिस्टेंस क्राइसिस पैदा कर दिया। अब हम देखेंगे कि सबसिस्टेंस क्राइसिस होता क्या है। सबसिस्टेंस क्राइसिस में देखिए, फसल जो होती है वो बैड होती है, उसके बाद अनाज की कमी हो जाती है। अनाज की कमी होने की वजह से जब उसकी सप्लाई कम होती है लेकिन डिमांड उतनी ही रहती है तो इसलिए प्राइसेस अप हो जाती हैं और प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो बहुत ही गरीब लोग होते हैं वो लंबे समय तक जो ब्रेड होता है उसको खरीद नहीं पाते क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। और जिसकी वजह से इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि जो खाने से रिलेटेड दंगे, यानी कि लोगों में लड़ाइयाँ होने लगती हैं और खाना ना मिलने की वजह से जो बॉडीज़ होती हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो जब बॉडी कमज़ोर होती हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ़ डेथ इंक्रीज़ हो जाती हैं और नंबर ऑफ़ डेथ जैसे ही इंक्रीज़ होंगी तो क्या होगा कि बीमारियां भी फैलना शुरू हो जाती हैं। इस तरीके से जब लोग खाना नहीं खरीद पाते हैं तो जो लड़ाई हुई है उस लड़ाई की वजह से भी क्या होता है कि जो एपिडेमिक्स यानी कि जो बीमारियां हैं वो फैल जाती हैं और बीमारियां फैलने की वजह से फिर डेथ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसको सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा जाता है। तो जो फ्रांस में ये सिचुएशन चल रही थी, लोग इससे बहुत परेशान थे तो लोगों ने रिवोल्ट भी किया, किसके खिलाफ? राजा के। लेकिन उसका राजा के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि जो रिवोल्टी थे ना तो वो इतने पढ़े लिखे थे, उनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता था और ना ही उनके पास इतना पैसा था कि वो रिवोल्ट के लिए अपना ज़रूरत का सामान परचेज़ कर सकें। लेकिन जो थर्ड स्टेट था उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो एजुकेटेड थे, जैसे ट्रेडर्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ये लोग पढ़े लिखे थे। और जब इन्होंने और एजुकेशन गेन की तो इन्होंने फील किया कि उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है और उन्होंने सोचा कि जो ये फर्स्ट स्टेट के लोग ऐसा बोलते हैं कि जो बर्थ राइट हैं वो हमें भगवान ने दिए हैं। तो इन लोगों को पता चला, महसूस किया इन लोगों ने कि जो राइट्स होते हैं वो शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय देयर बर्थ, कि वो जन्म से डिसाइड नहीं होते बल्कि वो तो किसी भी पर्सन की मेरिट के बेस पर निर्धारित होते हैं, डिसाइड होते हैं कि उस पर्सन की सोसाइटी में क्या योग्यता है। उस योग्यता के आधार पर, उस मेरिट के आधार पर जो
राइट्स होते हैं वो डिसाइड होते हैं, ना कि वो जन्म से ही दिए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ फ़िलोसफ़र हुए हैं फ्रांस में, जैसे जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस है। यहाँ पर ये 1 नंबर में भी आ सकता है, कई बार यहाँ पर चॉइसेस भी आ जाती हैं, जैसे MCQ आ गया, जैसे जॉन लॉक की बुक बतानी है और यहाँ पर इन तीनों बुक्स के बारे में लिख दिया जाएगा, तो उसमें से उन तीनों में से एक बुक आपने बतानी होगी कि जो जॉन लॉक ने लिखी है। तो यहाँ पर ये आपका 1 नंबर में भी क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है। जॉन लॉक ने कौन सी बुक लिखी थी? 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। रूसो ने लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और मॉन्टेस्क्यू ने लिखी इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ। यानी कि इन लोगों ने अपनी किताबों के ज़रिए लोगों को क्या बताया कि ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पर हर एक को फ्रीडम हो और सब कुछ समान हो, और जो नियम, जो इक्वल लॉ फॉर ऑल, यानी कि जो नियम बने हुए हैं, रूल बने हुए हैं, वो सभी के लिए समान होने चाहिए। और जो गवर्नमेंट है वो कैसी होनी चाहिए? जो सभी सिटीजन्स, यानी कि जो उस देश के सभी नागरिकों की बात को सुने। तो यानी कि यहाँ पर इन्होंने लोगों को अवेयर किया मोनार्की क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, सरकार कैसी होनी चाहिए, लोगों के राइट्स क्या क्या होते हैं। तो ये सारा कुछ इन बुक्स के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया। और जो ये एजुकेटेड पीपल थे उन्होंने इन बुक्स को पढ़ा और इन चीज़ों के बारे में जाना जो ये फ़िलोसफ़र बताना चाहते थे। तो ये जो आइडियाज़ थे, इन आइडियाज़ को बड़ा ग्रुप्स में भी ज़ोर ज़ोर से पढ़ा गया, ताकि वो लोग भी इन आइडियाज़ को जान सकें जो लोग ना तो पढ़ सकते थे और ना ही लिख सकते थे। तो जब लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चला, फ्रीडम के बारे में पता चला, इक्वालिटी के बारे में पता चला, गवर्नमेंट के बारे में पता चला, तो वो लोग क्या हो गए? एंग्री, यानी कि वो गुस्सा हो गए, और उन्होंने जो राजा का जो सिस्टम था और जो ये बर्थ राइट का जो सिस्टम था, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू कर दी। और यहीं से फिर क्या शुरू होता है? फ्रांस में रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो जाती है। द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि क्रांति की शुरुआत। यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि जो राजा था, जो पुरानी एंशिएंट मोनार्की थी, उसके अकॉर्डिंग कोई भी राजा अपने आप टैक्स को नहीं बढ़ा सकता था, उसको परमिशन लेनी पड़ती थी। किससे परमिशन लेनी पड़ती थी? स्टेट जर्नल से। अब स्टेट जर्नल क्या होता है? वो एक पॉलिटिकल बॉडी होती है जिसमें तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं, और बट इसकी जो मीटिंग होती है वो किसके द्वारा डिसाइड होती है? राजा के द्वारा। राजा ही यह तय करता है कि इसकी मीटिंग, जो स्टेट जर्नल की मीटिंग है, वो कब होनी है और कहाँ होनी है। तो जो लास्ट मीटिंग की अगर बात करें स्टेट जर्नल की, तो वो 1614 में हुई थी, और अब लुई 16 ने 5 मई 1789 को इसकी मीटिंग बुलाई थी। किस पर्पज़ के लिए? ताकि वो टैक्सेस को बढ़ा सके। तो यहाँ पर तीनों स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो प्रेजेंट हुए, शामिल हुए। फर्स्ट स्टेट की तरफ से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, सेकंड स्टेट की तरफ से भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए, और थर्ड स्टेट की तरफ से भी 600 रिप्रेजेंटेटिव आए। जो फार्मर्स थे, आर्टिशंस थे और वोमेन्स थे, उनको मीटिंग में एंट्री करना अलाउड नहीं था। तो यहाँ पर जो ये हर एक स्टेट से क्या होती थी? एक वोट डाली जाती थी, यानी कि जो वोट होती थी वो एक स्टेट की एक ही वोट होती थी। तो जो लोग मीटिंग में एंट्री नहीं कर पाते थे, जैसे किसान हो गए, लेडीज़ हो गई, या फिर जो आर्टिशंस हो गए, तो ये अपनी जो डिमांड, यानी कि क्या चाहते हैं और इनकी जो शिकायतें होती हैं, वो 40,000 लेटर के ज़रिए मीटिंग तक पहुंचाई जाती हैं। और इन लेटर्स को कौन लेकर आता है? जो थर्ड स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव आए हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेट है वो डिमांड करता है कि जो ये 1 वोट सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए, यानी कि हर एक स्टेट से जो एक वोट है उसको ख़त्म किया जाए, और जो असेंबली में यानी कि जितने भी लोग हैं वो उन सभी की अपनी अपनी वोट होगी, यानी कि 1 पर्सन 1 वोट होगी।
तो यहाँ पर जो लुई 16 है वो उनके इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स होते हैं वो मीटिंग को छोड़कर बाहर चले जाते हैं गुस्से में। तो 20 जून को वो क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं कहाँ पर, वर्साइल का एक मैदान है, वहाँ पर इंडोर टेनिस कोर्ट है, वो लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और अपने आप को वो एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये लोग क्या लेते हैं, एक डिसीजन लेते हैं, एक तय करते हैं कि जब तक हम ऐसा संविधान, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते जो राजा की जो पावर्स हैं उनको लेस करता हो, लिमिट में रखता हो, तब तक हम राजा के खिलाफ लड़ते रहेंगे। और जो ये यहाँ पर नेशनल असेंबली बनाई गई थी उसके 2 लीडर थे, और एक था मिराबे और दूसरा था आबेसिये। जो मिराबे था वो फ्रेंच पॉलिटिशियन था और जो आबेसिये था वो फ्रेंच ऑथर था। हालांकि जो मिराबे था वो एक नोबल फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन वो किसके खिलाफ था, एक ऐसे समाज से जिसमें फ्यूडल सिस्टम हो। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं वो अपनी जो लैंड होती है उस पर खेती करने के लिए वो किसानों को दे देते हैं, और जो किसान, छोटे किसान होते हैं, उस खेती पर वो फसलें उगाते हैं, लेकिन वो फसलें उगाकर सारा प्रोडक्शन किसको दे देते हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को दे देते हैं। तो यहाँ जिनकी वो ज़मीन होती है, तो यहाँ पर जो किसानों की सिचुएशन होती है वो बहुत ही वर्स्ट होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो नेशनल असेंबली थी, तो अभी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग करने में बिजी थी, तो लेकिन जो रेस्ट ऑफ फ्रांस था, यानी कि नेशनल असेंबली तो बिजी थी फ्रांस का संविधान ड्राफ्ट करने में, तो जो और लोग थे, जो फ्रांस के और लोग थे, वो एक सीवियर प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। और वो प्रॉब्लम क्या थी, बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से जो फसल थी वो ख़राब हो गई थी, और फसल ख़राब होने की वजह से जो ब्रेड की प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो जो लेडीज़ थी वो काफ़ी लंबे समय तक बेकरी की शॉप पर लाइनों में लगी रहती थी कि जल्दी से हमें कुछ मिल जाए खाने के लिए। तो जब उनको लंबे समय तक कुछ भी नहीं मिलता था तो वो क्या करती थी, गुस्से में आकर उन्होंने दुकानों पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो उसी टाइम क्या हुआ कि राजा ने ऑर्डर दे दिया किसको, आर्मी को, कि टू मूव इनटू पेरिस, कि वो पेरिस में एंट्री करें। और हमने स्टार्टिंग में ही जब स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था कि 14 जुलाई 1789 यानी कि 14 जुलाई 1789 की सुबह का टाइम था, और जो पेरिस था वहाँ पर एक टेरर का एटमॉस्फेयर था। वो क्यों था एटमॉस्फेयर, क्योंकि जो राजा था उसने अपनी आर्मी को पेरिस में एंट्री करने का जो ऑर्डर था वो दे दिया था। और इसके पीछे कुछ कारण भी थे कि जो जनता उस टाइम में, जो पब्लिक थी, वो उस टाइम में बहुत गुस्से में थी और बहुत ज़्यादा भड़की हुई थी। और उसके एक तो वो पहले ही क्यों भड़की हुई थी, एक तो राजा ने जो टैक्स वो बढ़ा दिए थे, दूसरा एक मतलब अफवाह फैल गई थी। वो अफवाह क्या थी कि विलेजर्स, जो गांव के लोग थे, वो उनका मानना ये था कि उन्होंने ये सुना है कि जो राजा है वो पकी हुई फसलों को बर्बाद करवाना चाहता है, उसने बाहर से लोगों को बुलाया हुआ है जो किसानों की पकी हुई फसलों को बर्बाद करना चाहते हैं। और एक और अफवाह फैल गई थी कि जो राजा है उसने आर्मी को क्या ऑर्डर दे दिया है कि वो पेरिस में लोगों के ऊपर गोलियां चला दे और लोगों को मार दे। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से जो पेरिस के लोग थे वो बहुत बुरी तरीके से राजा के खिलाफ भड़क चुके थे। और उनमें से, यानी कि जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि जब मरना है तो मरेंगे, तो राजा के खिलाफ लड़कर मरेंगे। तो उनमें से 7000 मैन और वोमेन इकट्ठा हुए और उन्होंने बास्तील की जेल पर अटैक कर दिया, और वहाँ पर उन्होंने बास्तील की जो जेल थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और वहाँ पर जो प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, उनको रिलीज़ कर दिया और करवा दिया। और जो वहाँ पर कीमती सामान था उस सामान को उन्होंने वहाँ से उठाया और वो मार्केट में उस सामान को बेचने चले गए। और जो भी वहाँ पर वेपन्स थे, हथियार थे, वो भी उन्होंने वहाँ से उठा लिए थे। तो नेक्स्ट जो हमारा इस वीडियो का जो पार्ट होगा, वो जो भी इस चैप्टर का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर है वो पूरा कवर हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और हम देख लेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुई थी और उसमें क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे। थैंक यू।